आज हम बीटा पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 4 में अल्फ़ा पार्टिकल को डिस्कस किया था। आज बीटा पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। मतलब बीटा पार्टिकल की तुलना हम इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल से करते हैं और इसको हम -1 e0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे -1 का मतलब है कि इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को -1 से डिनोट करते हैं और 0 को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 0 से दिखाते हैं। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, -1 बीटा 0 या -1 e0, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह फास्ट मूविंग पार्टिकल है। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है रेस्ट स्टेज में, रुके हुए स्टेज में, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेज में होते हैं तो इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। लेकिन क्या हम मास ऑफ बीटा पार्टिकल का जो ये इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम क्या करते हैं, 0 मानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना करने पर इसका जो मास होता है बहुत कम होता है। इतना प्रोटॉन का इतना हिस्सा, इतने टाइम्स ऑफ AMU जो है 1/1837 टाइम्स ऑफ AMU प्रोटॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा कम मास है इसका, तो हम इसको 0 से डिनोट करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि मास ऑफ बीटा पार्टिकल, क्या इसका भी 0 होगा या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? इसका उत्तर है, जो बीटा पार्टिकल का मास होता है उसको हम अनडिफाइंड मानते हैं। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करती है तो उसका मास वेरी करता रहता है, चेंज होते रहता है। ये कहा था आइंस्टीन की थ्योरी में, आइंस्टीन ने। और हमने कहा है कि बीटा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो हम इसके मास को वो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट पार्टिकल है और फास्ट पार्टिकल की जो मास है वो वेरी करता रहता है, चेंज होते रहता है। तो आइंस्टीन ने इस पर एक थ्योरी दे रखी थी, मास एनर्जी रिलेशनशिप। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E = mc², जहाँ पर E एनर्जी पदार्थ के अंदर छुपी ऊर्जा है, M मास वस्तु का द्रव्यमान है और C स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 10⁷ या 10⁸ के लगभग बराबर। तो जो लाइट की स्पीड है उसके करीब करीब क्या है, बीटा पार्टिकल की भी स्पीड है, उससे थोड़ी सी कम, 10⁷। लाइट की 10⁸ है और बीटा की 10⁷ है मीटर/सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो इसके मास को हम फिक्स्ड नहीं समझ सकते हैं। और दूसरी बात है, ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल जो है भारी होते हैं बीटा से। ये अल्फ़ा से थोड़े से हल्के पार्टिकल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल हैं और इनका जो मास है वेरिएबल होता है और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता। अल्फ़ा पार्टिकल भारी हैं, कोई चीज़ भारी होती है तो वो कम पेनिट्रेट कर पाती है किसी चीज़ को। जैसे एक बड़ी सुई है, ये इसको कम पेनिट्रेट कर पाएगी, कम भेद पाएगी, यहाँ पूरा नहीं भेद पाएगी, यहीं तक जा पाएगी। लेकिन बीटा पार्टिकल थोड़े और छोटे हैं तो ये इसकी भेदन क्षमता अच्छी होती है। ये जितना नुकीला होगा इसको ज़्यादा भेद पाएगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं, अल्फ़ा से भी छोटे, और इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फ़ा से थोड़ी कम होती है। अब हम देखते हैं कि बीटा एमिशन कैसे होता है। ये एक एटम है, इसमें से अगर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल को हम -1 और B 0 एटॉमिक मास में 0 अंतर आएगा। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट
जेट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +1 से जेट बढ़ रहा है। और यहाँ पे एटॉमिक मास में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनके एटॉमिक मास को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और इस बीटा पार्टिकल के साथ ये एक पेरेंट एटम है, यहाँ से क्या हो गया, डटर एटम में 6 से 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। और यहाँ पे मास में कोई अंतर नहीं हुआ और एनर्जी बाहर निकली। एनर्जी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और एक एंट्री न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है। अब देखिए यहाँ पे जो है पेरेंट न्यूक्लियाई में क्या है, एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ एनर्जी कम हो गई। और यहाँ मोमेंटम 0 है, यहाँ मोमेंटम ज़्यादा हो गया। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑन बोथ साइड सेम होना चाहिए। यहाँ भी एनर्जी सेम होनी चाहिए, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ कम है। और टोटल मोमेंटम ऑन बोथ साइड, दोनों का जो मोमेंटम है वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ मोमेंटम 0 है और यहाँ मोमेंटम बढ़ गया है। तो इसको हम संरक्षित रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए क्या मानते हैं, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। जो संवेग संरक्षण का नियम होता है उसके हिसाब से क्या होता है, एक जो एंटी न्यूट्रिनो है वो एनर्जी को कंजर्व करता है और मोमेंटम को भी कंजर्व करता है। इसको मोमेंटम और एनर्जी को बोथ साइड सेम करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। क्या करने के लिए, एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहाँ पे क्या निकला है, एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी निकली है। तो ये फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो कर लेता है। अब हम देखते हैं, जैसे एक अनस्टेबल कार्बन है, यहाँ से एक बीटा निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, एक बीटा निकलेगा तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर +1 यूनिट बढ़ जाएगा। और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा और उसके साथ एनर्जी बाहर निकलेगी। कभी भी जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ताकि ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो हो पाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पार्टिकल है, इसमें से क्या होता है, 1 यूनिट जेट बढ़ जाता है। ठीक है। और मास में कोई चेंज नहीं होता है, मास सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया है, 26 से 27 हो गया और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल गया और एनर्जी भी निकल गई है। ठीक। फिर है यहाँ पे भी एक दे रखा है, यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये तो सेम रहेगा, ये वाला सेम रहा 64, लेकिन यहाँ +1 जेट बढ़ गया। फिर अगर 2 बीटा निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 यूनिट से ये बढ़ जाएगा, 31 से 2 जोड़ेंगे तो 33, और ये मास जो है सेम रहेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ऐसे ही अगर इस एटम में से 10 बीटा पार्टिकल निकल गए तो क्या होगा, यहाँ तो सेम बचेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन 33 में से 10 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 43, क्योंकि जेड जो है 10 यूनिट से बढ़ जाएगा और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा एमिशन, रेडियो एक्टिविटी। ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं। ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। जो बीटा पार्टिकल है उसको हम -1 E0 से डिनोट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन की तरह मानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटसाइड न्यूक्लियस इन द वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल होती है उसके बाहर वाले सेल में होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक सेल होती है, वहाँ पे क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है, लेकिन न्यूक्लियस में तो कोई बीटा पार्टिकल है ही नहीं, तो ऐसा कैसे संभव होता है। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना। तो हम कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है और वो न्यूक्लियस से निकलता है। तो ये कैसे हम सिद्ध करेंगे कि वो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई प्रोटॉनों से तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। ये खुद को स्टेबल करने के लिए या तो अल्फ़ा या फिर बीटा या फिर गामा रेडिएशन निकालता है ताकि स्टेबल हो पाए।
अब यहाँ पे देखिए बीटा एमिशन कैसे होता है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रॉन है तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल बाहर निकालता है और एंट्री न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या था, 0 था और मास 1 AMU है। चार्ज 0 और मास 1 AMU। यहाँ चार्ज क्या हो गया, चार्ज यहाँ पे 0 हो गया और मास 1 AMU और एंट्री न्यूट्रिनो बाहर निकल गया और एनर्जी निकल गई। तो क्या हो रहा है, हमने स्टेबिलिटी बेल्ट में भी देखा था कि जो ये बेल्ट होती है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, एक बेल्ट होती है। अगर यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है। लेकिन यहाँ पे जो ये पट्टी है उसके नीचे प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होती है न्यूट्रॉनों से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है या पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। ये हमने स्टेबिलिटी बेल्ट में डिस्कस किया है। तो क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन है तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन खुद को क्या कर रहा है, प्रोटॉन में चेंज कर रहा है और एक बीटा पार्टिकल बाहर निकाल रहा है। तो हो गया बीटा पार्टिकल एमिशन।